नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से आपने तैयारियां करनी हैं, कौन कौन सी विषय आपने पढ़ने हैं, उसी को लेकर जो विवेचनात्मक अध्ययन के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में खासकर हिंदी विषय को लेकर, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो एलटी हो, लैंग्वेज टीचर हो, चाहे आपका नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्टेट लेवल के एलिजिबिलिटी टेस्ट हो हिंदी विषय को लेकर, तो उसमें मैंने आपको कहा था विषयवार हम किस तरह से अध्ययन करें ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री को जुटा पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री को अपने जहन में बिठा पाएं। उसको लेकर मैं आज मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था, हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास से जो प्रश्न आते हैं, किसी भी हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम आदिकाल से। आदिकाल से शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा हुआ है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। 4 भाग। आपको प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा? तो शुक्ल ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भागों में बांटा हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास को। आचार्य शुक्ल ने अलग भागों में बांटा हुआ है, रामकुमार वर्मा ने अलग भागों में बांटा हुआ है, राहुल सांकृत्यायन ने अलग भागों में इसको बांटा हुआ है। जो हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनको हम मानते हैं, या बहुत सारे विद्वान जो है सहमत हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया है उसको उन्होंने 4 भागों में बांटा है शुक्ल जी ने। आदिकाल, जिसकी समय सीमा संवत 1050 से 1375 के बीच उन्होंने रखी है शुक्ल जी ने। भक्तिकाल, संवत 1375 से 1700 तक, संवत 1375 से 1700 तक उन्होंने भक्तिकाल माना है। 1700 से 1900 तक उन्होंने रीतिकाल माना है, और 1900 से लेकर अब तक वो जो है उसको आधुनिक काल मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल का जहां तक सवाल है, अब नामकरण अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल का अब नाम किसने दिया, क्यों, कैसे रखा, नाम कैसे रख दिया, ये हमें पता होना चाहिए। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। जो जरूरी प्रश्न है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान जो है वो केंद्रित करूंगा आप लोगों का। तो आचार्य शुक्ल ने, जैसा कि मैंने कहा, आदिकाल। अब आदिकाल नाम किसने रखा, नाम क्यों रखा, और इस काल का नाम जो संवत 1050 और 1375 के बीच में जो काव्य लिखा गया, जो कुछ लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसको क्यों आदिकाल कहा और किसने कहा, किसने इसका नामकरण किया, क्यों नाम रखा, कारण क्या थे, आदिकाल क्यों कहा, इसके विषय में हमें जानना जरूरी है। इसका विस्तार से तब तक अध्ययन नहीं करेंगे हमें याद नहीं रहेगा, हमारे मानस पटल पर सदा के लिए ये चीज अंकित नहीं हो पाएगी। तो नामकरण को लेकर अलग अलग विद्वान जो हैं वो अलग अलग मत अपना नामकरण को लेकर जो हैं वो रखते हैं। सबसे पहले
आचार्य शुक्ल की बात अगर हम करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को, जो काल 1050 और 1375 के बीच का जो समय अवधि है, समय सीमा है, उस काल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा। उनका मानना था कि इस काल में वीरों की गाथाओं का वर्णन बखूबी किया गया है। जो वीर रस की रचनाएं, वीरों की गाथाएं हैं, इस काल में बखूबी वीरों की गाथाओं के वर्णन किया गया है। इसलिए इस काल का नामकरण वीर गाथा काल कह देना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे, अगर आदिकाल को आप पढ़ेंगे, उसमें वीरों की गाथाएं हैं, वीर पुरुषों की गाथाएं इसमें देखने को मिलती हैं। उनकी कहानियां, वीर पुरुषों की कहानियां इसमें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए उन्होंने माना कि इस काल का नामकरण हमें वीर गाथा काल रख देना चाहिए। उसके बाद अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये आदिकाल था, शुरुआती काल था हिंदी साहित्य का, इसलिए इस काल का नामकरण हमें आदिकाल रख देना चाहिए। आचार्य शुक्ल ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल का नामकरण आदिकाल रख दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या रखा? वीर गाथा काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल का नामकरण रखा आदिकाल। तदुपरांत डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को कह दिया चारण काल। इस काल का नामकरण ना तो आदिकाल होना चाहिए, ना तो वीर गाथा काल होना चाहिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं इस काल का नामकरण हमें रख देना चाहिए चारण काल। ठीक है, चारण काल, इस काल का नामकरण हमें रख देना चाहिए, ये कहा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इस काल का नामकरण बीज वपन काल में, यहां पर आप देख सकते हैं, इस काल का नामकरण जो है बीज वपन काल रख देना चाहिए। बीज, क्योंकि बीज पड़ रहा था, बीज उग रहा था, अभी बीज डाला था धरती पर, वो उगना था, वो उगेगा और उगा, और हिंदी साहित्य रूपी जो वृक्ष जो है वो बड़ा हुआ, वृक्ष बना और फल उसमें लगे। तो इसलिए इस काल का बीज पड़ रहे थे, इसलिए इस काल का नाम हमें बीज वपन काल रख देना चाहिए, ये कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम रखा इस काल का? बीज वपन काल। और उसके बाद राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को कह दिया सिद्ध सामंत काल। इस काल में सिद्ध आए, सामंत आए, इस काल में सिद्ध आए, सामंत आए, इसलिए इस काल का नामकरण जो है सिद्ध सामंत काल जो है वो राहुल सांकृत्यायन ने रख दिया। राहुल सांकृत्यायन बोलते हैं इस काल का नामकरण हमें सिद्ध सामंत काल रखना चाहिए। उसके बाद मिश्र बंधु ने इस काल को आरंभिक काल कह दिया कि आरंभिक स्थिति थी, हिंदी साहित्य के इतिहास की आरंभिक स्थिति थी, इसलिए इस काल का नामकरण हमें आरंभिक काल जो है वो रख देना चाहिए। तो उन्होंने इस काल का नाम आरंभिक काल रख दिया। माफी चाहूंगा, थोड़ी सी बाधा बीच में आ रही है। मिश्र बंधु ने, उसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल रखा। प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो मुख्य रूप से कालों के बारे में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, कालों के बारे में, कि नामकरण के बारे में। इस काल का नामकरण जो है चारण काल किसने कहा, आदिकाल किसने कहा, वीरगाथा काल किसने कहा। तो ये आपको जो है वो याद कर लेने चाहिए कि कौन से काल को किस विद्वान ने क्या कहा है। ठीक है, तो नामकरण जो है बहुत जरूरी है। नामकरण से संबंधित प्रश्न जो है इस काल में पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो इस काल में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, ये भी बहुत जरूरी है, प्रश्न है, और ये भी बहुत बार जो है पूछा जाता है। कौन कौन से ग्रंथ इस काल में लिखे गए, ये भी मैं यहां पर आ रहे हैं। कौन कौन से ग्रंथ, क्या क्या लिखा गया और उसमें क्या क्या है।
तो सबसे पहले जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर आप देख रहे होंगे, पृथ्वीराज रासो। इस काल में रासो ग्रंथ, बहुत से रासो ग्रंथ इस काल में लिखे गए। तो मुख्य ग्रंथ इस काल का पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्रवरदाई ने लिखा हुआ है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो जो है वो लिखा हुआ है, मुख्य ग्रंथ है इस काल का। तदुपरांत मैं बात करूं तो परमाल रासो, परमाल रासो भी एक मुख्य ग्रंथ है जो कि जगनिक ने लिखा है। जगनिक ने परमाल रासो नामक ग्रंथ जो है इस काल में लिखा। उसके बाद विजयपाल रासो, नल सिंह ने, नल सिंह जो था उसने विजयपाल रासो जो है वो लिखा। एक हमीर रासो, हमीर रासो है, हमीर रासो, शारंगधर, शारंगधर नामक विद्वान हुए जिनने हमीर रासो लिखा। तदुपरांत खुमान रासो, दलपति विजय, दलपति विजय ने खुमान रासो जो है वो लिखा। दलपति विजय ने खुमान रासो लिखा है। तदुपरांत आपका बुद्धि रासो, बुद्धि रासो जल्हन, जल्हन ने लिखा है। जल्हन जो कि चंद्रवरदाई के बेटे थे। चंद्रवरदाई जिनने पृथ्वीराज रासो लिखा तो उनके बेटे थे जल्हन, तो जल्हन ने बुद्धि रासो लिखा। और उसके बाद है बीसल देव रासो, नरपति नल, नरपति नल नामक एक विद्वान हुए जिन्होंने बीसल देव रासो जो है वो लिखा। ठीक है, तो मैं कुछ ग्रंथ आदिकाल के मुख्य मुख्य ग्रंथ, क्योंकि ये परीक्षा में अवश्य आते हैं, परीक्षा में कोई ना कोई एक प्रश्न इनमें से आएगा ही आएगा, चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा हो। खुमान रासो किसने लिखा, परमाल रासो किसने लिखा, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा। ठीक है, ये प्रश्न आपको जरूर आते हैं और आएंगे। तदुपरांत ये प्रश्न भी नामकरण से संबंधित प्रश्न कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल किसने कहा, यह भी अवश्य आता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल का नामकरण जो है किसने दिया, ये प्रश्न भी आपसे अनेक बार पूछे जाते हैं। मतलब नामकरण को लेकर, और ये जो आपके मैंने आपको ग्रंथ, आदिकाल के ग्रंथ, इनको आप पढ़ लेंगे तो 2-3 प्रश्न इसमें से आ ही जाएंगे। और हर बार मैं पक्का आपको गारंटी देता हूं, इसमें पूछते ही हैं, मैक्सिमम अत्यधिक समय में ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 2 आपको, एक तो नामकरण, आदिकाल का नामकरण, क्योंकि ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, नामकरण आपने पूरी तरह से कर लेने हैं, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा आदिकाल को, और किसने, किस विद्वान ने क्या कहा, और कौन कौन से मुख्य ग्रंथ इसमें थे आदिकाल में। तो मुख्य ग्रंथों की बात, मुख्य ग्रंथों को आपने पूरी तरह से कर लेना, और हो सके ऐसा नहीं है इसको ही पढ़ना आपने, मतलब आपने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना है। पर मैं मुख्य बातें बता रहा हूं, पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को आपने पढ़ना है। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है 1050 से 1375 आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने कहा, तो राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। परंतु ये जो मैंने आपको बताया बहुत जरूरी है, ये पूछे ही जाते हैं, आपकी परीक्षाओं में ये पूछे ही जाते हैं। मैं बात करूं आपके आदिकाल की विशेषताओं की, तो आदिकाल की विशेषताओं का जिक्र, आदिकाल की विशेषताएं जो हैं उनको भी आपने पढ़ना है। जैसे युद्धों का सजीव चित्रण है, आदिकाल की विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, ऐतिहासिकता का अभाव है, इसमें जो रचनाएं लिखी गई उनमें ऐतिहासिकता की कमी देखने को मिलती है, इतिहास से तिथियां मेल नहीं खाती हैं, प्रामाणिकता में संदेह है। जितने भी मैंने आपको रासो ग्रंथ बताए, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, ये सारे रासो ग्रंथ जो है उनकी प्रामाणिकता पर संदेह है कि है भी या नहीं है, क्योंकि दुनिया के किसी भी लाइब्रेरी में आजकल ये मिलते नहीं मिल रहे हैं, तो इनकी प्रामाणिकता पर संदेह है। तो ऐतिहासिकता अभाव, इन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर संदेह, ये देखने को मिलता है। ये फिर उसके बाद आप बात करेंगे युद्धों का सजीव चित्रण, युद्धों का बोलबाला। इस युग में, आदिकालीन युग में युद्धों का बोलबाला था, लगातार
युद्ध हुआ करते थे चारों तरफ। इस युग एक पंक्ति है, चले बाण मारन सनके सनके, बहे रक्त धार भभके भभके। हाथियों की चिंगाड़, सिंह की दहाड़ इस युग में, इस युग के काव्य में हमें देखने को मिलेगी। इस युग के काव्य में वीर और श्रृंगार रस की रचनाएं देखने को मिलेंगी। वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं इस युग के काव्य में हैं, श्रृंगार रस से ओतप्रोत रचनाएं इस काव्य में हैं। क्योंकि जैसा कि आचार्य शुक्ल ने कहा, वीर गाथा काल कहा, इस युग में वीरों की गाथाओं का वर्णन बखूबी किया गया है। वीरों की गाथाएं हैं, तो वीरों की गाथाओं को जो राजा थे, राजाओं की प्रशंसा इस युग के कवि करते थे, तो वीर रस का वर्णन स्वाभाविक था। और श्रृंगार रस, राजा लोग जो थे ऐशो आराम में डूबे हुए थे, भोग विलास में डूबे हुए थे, अनेक स्त्रियां अपने साथ रखते थे, तो स्वाभाविक रूप से श्रृंगार रस आना स्वाभाविक है इस युग के काव्य में। तो इस युग के काव्य में वीर और श्रृंगार रस की रचनाएं हमें बहुतायत देखने को मिलती हैं। आपको इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं कि वीर और श्रृंगार रस की मुख्यतः बहुत ज्यादा रचनाएं किस काल में मिलती हैं, ऐतिहासिकता का अभाव किस काल में देखने को मिलता है, बहुत से प्रश्न बन जाते हैं। इस तरह से अगर आपको पता हो तो बहुत से प्रश्न जो है थोड़ा सा आइडिया दिमाग में हो जाता है, हाँ इस युग में तो ये चीज थी, इस युग में ये चीज थी, आदिकाल में ये था। तो इस तरह से प्रश्न, अनेक प्रश्न जो है उसमें बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अपने आश्रयदातों की प्रशंसा, इस काल के कवि अपने आश्रयदातों की प्रशंसा करते थे, जो इनको आश्रय देते थे, इनको राजमहल में रखते थे, जिनका पालन पोषण करते थे, जिनको तनख्वाह देते थे, पैसे देते थे। उनका काम, उन कवियों का काम उनकी प्रशंसा करना। स्वाभाविक रूप से जो आपको पैसे देगा, जो आपको धन दौलत देगा, उसकी प्रशंसा करेंगे। तो आश्रयदातों की स्तुति करना, आश्रयदातों की प्रशंसा करना इस काल की विशेषता है। संकुचित राष्ट्रीयता इस काल की विशेषता है। संकुचित राष्ट्रीयता, इस काल में जो है छोटे से प्रदेश को राष्ट्र मान लिया जाता था। जैसे आजकल है ना हमारा, जैसे आजकल हमारा राष्ट्र भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष की बात हम करते हैं, परंतु वहां पूरे भारत अपना रजवाड़ा था, अपने रजवाड़ा के इर्द गिर्द थे। तो राष्ट्र, संकुचित राष्ट्रीय, उसको राष्ट्र मान लेते। बाकी क्या हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है, भाड़ में जाए, उनको लेना देना नहीं था। उस काल के कवियों को, उस काल के राजाओं को लेना देना कुछ भी नहीं था। तो संकुचित राष्ट्रीयता इस काल में देखने को मिलती है। विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग, बहुत ज्यादा छंदों का प्रयोग इस काल में हुआ है। आदि काल में जितना छंदों का प्रयोग हुआ है, उतना छंदों का प्रयोग कहीं नहीं हुआ। ऋतिकाल में भी नहीं, ऋतिकाल में भी नहीं। बहुत ज्यादा छंदों का प्रयोग, विविध मुखी प्रयोग, अलग अलग तरह से प्रयोग जो है आदिकाल में छंदों का हुआ है। उसके बाद डिंगल और पिंगल भाषा, डिंगल और पिंगल भाषा जो है वो इस काल की में मानी जाती है, जो कि राजस्थानी मिश्रित भाषा है, डिंगल और पिंगल। तो डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग भी आदिकाल में हो। तो ये विशेषताएं भी आपको आनी चाहिए। इन विशेषताओं को पढ़ेंगे आप, पढ़ना है। मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूं, मैंने ये विशेषताएं बताई, जैसे संकुचित राष्ट्रीयता मैंने आपको बताई, आश्रयदातों की प्रशंसा बताई, ऐतिहासिकता का अभाव बताया, रचनाओं पर संशय मैंने आपको बताया, प्रमाणिकता पर संदेह, संकुचित राष्ट्रीयता, छंदों का विविध मुख प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग, ये जो है ये चीजें आपने पढ़नी है कि क्या है इन चीजों में। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, बहुत डिटेल में जाऊंगा और बहुत लंबा समय लगेगा। तो इसलिए आपने ये विशेषताएं भी याद करनी है, ये विशेषताएं भी एक बार पढ़नी है। इसमें है क्या, ऐतिहासिकता भाव क्यों है, ठीक है ना। तो ये चीजें, तो जो जरूरी बातें हैं उनको आपने पढ़ना है। थोड़ी तो आपने पढ़ना है, उसके बाद उससे बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के बन जाएंगे। मैंने आपको पहले भी आपको बताया है कि आप एक एक प्रश्न याद करेंगे, उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। आप थोड़ी जब पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे प्रश्न परमानेंट आपके मानस पटल पर उकेर दिए जाएंगे, मानस पटल पर रहेंगे सदा के लिए और कभी भी मिटेंगे नहीं। और आपको जिंदगी में जब भी जरूरत होगी तो आप उस किताब की तरह अपने मानस पटल को खोलेंगे और उसमें आपको दिख जाएंगे वो प्रश्न, भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो आपने जो है इनको पूरी तरह से याद करना। जो मैंने आपको बताया, आपका मैंने ग्रंथ बताए, मुख्य ग्रंथ, आदिकाल में कौन कौन से मुख्य ग्रंथ थे,
वो आपने पूरी तरह से याद करने, आपको जरूर फायदा मिलेगा। नामकरण आपने आदिकाल का पूरी तरह से याद करना है, आपको जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आदिकाल के और भी कुछ प्रश्न, कुछ मुद्दे डिस्कस करने को रह गए हैं, उनको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आप अत्यधिक विद्यार्थियों के साथ इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, विद्यार्थियों को पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसकी जो है वो जानकारी मिल सके। ये ना सिर्फ एलटी टेट के लिए है, ना सिर्फ कमीशन के लिए है, बल्कि हिंदी की कोई भी परीक्षा होगी आपको जरूर इसका जो है फायदा मिलेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, आपको जो है जरूर फायदा मिलेगा। तो आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, आपका धन्यवाद। और पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें और मनन करते रहें, विश्लेषण करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।